नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। और लोकमंच में बात आज चीन की, जिसने कि एक तरह से कहें कि एक बार फिर भारत के खिलाफ एक तरह का कदम है। हाल ही में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जब तवांग यात्रा हो रही थी, तब चीन ने तीखी आपत्ति जताई थी और यहां तक कहा था कि इससे द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर हानि हो सकती है। दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि इसका असर भारत के साथ संबंधों पर पड़ेगा। और बुधवार को वो हरकत हुई। बुधवार को जिस तरह से चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के लिए मानकीकृत और आधिकारिक नामों का ऐलान किया है, एक तरह से रीनेमिंग की है, इस कदम के वैध होने की घोषणा की है, उससे साफ है कि ये पलटवार है। नामों की घोषणा अगर फिलहाल केवल खबर के स्तर पर है, तो भी ये भारत की संप्रभुता में चीन के एक तरह से कहें कि दखल की कोशिश है। खबरें यह भी हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना के लिए यहां तक कहा कि वो युद्ध के लिए तैयार रहे। ये संदर्भ किसके लिए है, ये भी समझने की बात है। क्या यह बिना किसी ठोस आधार के भारत को उकसाने की कोशिश है? गौरतलब है कि भारत और चीन की जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर की है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लंबे समय से विवाद का विषय रही है। इसको सुलझाने के लिए मकसद से दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की 19 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, लेकिन नतीजा बहुत ज्यादा नहीं निकला है। चीन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का हिस्सा बताता है। भारत ने हमेशा से चीन के इस दावे को खारिज किया और तीखी आपत्ति दर्ज की है। 1959 से भारत में रह रहे दलाई लामा इससे पहले भी 5 बार तवांग जा चुके हैं, लेकिन दलाई लामा की इस बार की यात्रा पर जिस तरह का विरोध है और जिस तरह की अभी महत्वपूर्ण चीज़ें घटनाक्रम हुए हैं, ये गौर करने वाली बात है। और साथ ही पाकिस्तान और चीन के संबंध और सीपैक जो रोड है, यानी कि जिस तरह का एक पूरा का पूरा पाकिस्तान और चीन के बीच में संबंध है, ग्वादर पोर्ट को चीन की एक कंपनी को अगले 40 साल के लिए पूरा मैनेज करने के लिए दिया गया है। तो ये संबंध किस तरह से दर्शाता है? क्या चीन की कोशिश भारत को उकसाने की है, या फिर उसको डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरह से देखने की कोशिश की जानी चाहिए? यही समझेंगे 3 खास मेहमानों के साथ आज। हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच हैं, रक्षा मामलों के जानकार, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ विजय क्रांति जी हैं, चीन और तिब्बत मामलों के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत विजय सर आपका। और सलमान हैदर साहब हमारे साथ हैं, पूर्व विदेश सचिव। सलमान सर आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही से, इसको कैसे देखना चाहिए? क्योंकि जब दलाई लामा की यात्रा हो रही थी, तब ये इस तरह का एक्सपेक्टेशंस था, जिस तरह के रिएक्शंस थे उधर, कि चीन का कुछ रिटेलिएशन होगा। पहले हम सुनते थे कि वो स्टैपल वीज़ा वाला कुछ है, या मसूद अजहर को लेकर है, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस था। तो डिप्लोमेटिकली क्या ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था? इसे कैसे देखते हैं आप? तो उन्होंने वार्निंग तो दी थी कि उनकी यात्रा का कोई असर होगा बायलैटरल रिलेशन पर। हाँ। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है वहाँ। अब तक उन्होंने ग्राउंड पर तो कुछ किया नहीं है। ये ऐलान किया है। साउथ, जैसे आप कह रहे थे, साउथ तिब्बत की बात उन्होंने शुरू की है। ये पहले बार नहीं की है जी। हाँ, पहले और रफ्ता रफ्ता हमने सब ने देखा है कि पिछले चंद सालों में ये साउथ तिब्बत की का मामला, पूरा तिब्बत का मामला जो है वो बढ़ा रहे हैं। और ये इससे लगता है कि उनकी परेशानियां जो हैं तिब्बत पर, वो अंत पर नहीं पहुंची हैं। अभी बढ़ रही हैं वो। तो इसका ये भी एक नतीजा है। इसका ये एक वजह ये भी है कि उनकी जो परेशानियां हैं वो हमारी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ओके विजय सर, आप कैसे देखेंगे? क्योंकि मतलब खासकर जब हंगामा हो रहा था, बहुत दबाव था इंडिया के ऊपर भी कि आप दलाई लामा को रोकिए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये एक तरह से यूँ कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो इस बार बात हुई है, वो अब तक जितने भी रिएक्शंस चाइना के रहे हैं, उन सब से ज़्यादा एग्रेसिव है। किसी दूसरे देश के शहर का नाम आप जाकर रखें, ये दिखाता है कि आपके इरादे क्या हैं। उसके बाद तो फिर टैंक से ही जाएंगे ना वहाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये इस बार उनका रिएक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ कि ये चीन की हताशा भी दिखाता है, हेल्पलेसनेस भी दिखा रहा है तिब्बत को लेकर। दुनिया के सामने भले ही देशों ने, किसी ने मान्यता नहीं दी है दलाई लामा की सरकार को, लेकिन उसके बावजूद जो मॉरल प्रेशर है वो आज भी खत्म नहीं हुआ है चीन सरकार के ऊपर, तिब्बत को लेकर, दलाई लामा को लेकर। तो चीन सरकार की जो परेशानी है वो लगातार दलाई लामा के लिए वो इतना सेंसिटिव है कि दलाई लामा की पर्सनैलिटी की वजह से तिब्बत को हर कोई जानता है।
पूरी दुनिया में। तिब्बत ने चीन से 2 साल पहले ईस्टर्न तुर्किस्तान पर कब्जा किया था 1949 में, और उसका तुरंत नाम ऐसे ही जैसे अब बदला है, ये नाम बदल रहे हैं, ये उनकी चाल है, तरीका है, और तुरंत उसका नाम शिनजियांग रख दिया। आप हम में से किसी को कोई याद करता है कि इस तुर्किस्तान क्या था? हर कोई शिनजियांग की बात करता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये एक कॉलोनियल तरीका है, एक्सपेंशनिस्ट तरीका है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में। तो वो, लेकिन दुनिया को वो शिनजियांग पर कब्जा याद नहीं है, तिब्बत पर आज भी याद है। जी हाँ। रोज़ हंगामा होता है, अमेरिका में जाएं दलाई लामा, या मंगोलिया में जाएं, या ऑस्ट्रेलिया में जाएं, या कनाडा में जाएं, कहीं भी जाएं, वो जो चाइना की जो सेंसिटिविटी है तिब्बत को लेकर, ये उसकी भी पहचान है कि वो एक तरह से उसमें जो गिल्ट कॉन्शियंस है कि मैंने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है, और ये दलाई लामा है, इनके वहाँ अरुणाचल जाते ही वो एक एग्रेसिव एटीट्यूड ये अपनाता है कि हिंदुस्तान तिब्बत की बात मत करे, मैं इशू को डाइवर्ट करूं। तो ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है चाइना की कि तिब्बत को इशू मत बनने दो, इनके घर की जगह को बना लो। तो क्या किया, तरीका क्या निकाला कि साहब अरुणाचल नहीं है, ये तो साउथ तिब्बत है, इसलिए हमारा है। लेकिन दुनिया अगर उससे चाइना से पूछे कि जब तिब्बत पर ही तुम्हारा कानूनी गैर कानूनी कब्जा है, तो उसको आधार बनाकर ये साउथ तिब्बत की बात क्यों कर रहे हो? ठीक बात। तो ये जो मुझे लगता है हताशा है चाइना की, और वो अभी कई और तरीके से उसको इजहार करेंगे आने वाले टाइम में। ओके, आप कैसे देखेंगे? और दूसरी बात, 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे कि कहा गया कि आप युद्ध के लिए तैयार रहिए, एक स्टेटमेंट ही है, लेकिन एक वहाँ के डेली ने तो ये लिखा कि हम 48 घंटे में दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। ये एक प्रोवोकेशन जैसी चीज़ें, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो चीज़ें होती हैं, कैसे देखते हैं सर? ये पहले 2 स्पीकर ने तो जो बताया, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको एक फौजी के नाते मैं एक अलग सा इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूँ, लेकिन जो उन्होंने पहले बात बताई उसके विरुद्ध नहीं है, उसके साथ ही मिलती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन इसका मैं एक दूसरे तरीके से देना चाहता हूँ। मेरे अपने विचार से जो चाइना की वॉर स्ट्रैटेजी है, जो वॉर वेजिंग स्ट्रैटेजी है, वो ये नहीं है कि वो आज से शुरू होती है। अगर उसने युद्ध करना है 10 या 15 साल से के बाद, तो उसकी तैयारी वो अभी से ही कर रहा है, और काफ़ी पहले से करता आ रहा है। और ये जो उनकी जो डॉक्ट्रिन है, जो पीएलए की जो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, उसमें साफ साफ लिखा गया है। और उसमें एक चीज़ ये लिखी गई है जो मैं थोड़ा सा साफ कर देना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं 3 वॉरफेयर्स। इट इज़ अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन। तो इस 3 वॉरफेयर्स में जो आम युद्ध जो लोग समझते हैं, जैसे कि टैंक्स है, एयरक्राफ्ट है, शिप्स है, टेम्पोरल, इट इज़ अ माइंड गेम। सो दिस इज द वॉरफेयर ऑफ द माइंड। और इस 3 वॉरफेयर में पहला पहलू जो आता है वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दूसरा जो है वो पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर, और तीसरा जो है वो ये जो अभी कर रहे हैं लीगल वॉरफेयर। अभी इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो जो चीन फिलहाल कर रहा है वो मेरे ख्याल से एक तरह से समझ में आ जाता है। अभी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, आई जस्ट स्पेंड जस्ट अ मिनट ऑन दिस। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ऐसा है, इट इज ऑल एनकम्पसिंग। इसमें मिलिट्री, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, कल्चर सब कुछ शामिल हो जाते हैं, और ये सब चीजें टारगेट होती हैं, और ये चीन जो है ये काफी समय से कर रहा है। तो मतलब उसमें ये भी तरीका, जैसे कि एक खबर ये भी कि वो गूगल को प्रेशराइज कर सकता है कि आप इसको वो ले लीजिए। मैं यही कहने वाला था कि 2004 या 5 में जब मैं तवांग में था, मैं डिविजनल कमांडर था उधर। तो वहां पर जो अगर आप गूगल मैप्स को देखते थे तो जो एक ही लाइन नजर आती थी, वो जो अरुणाचल प्रदेश का जो नॉर्दर्न एंड है, जो मैकमोहन लाइन है, वही नजर आती थी। उसके बाद जब चीन ने गूगल को प्रेशराइज किया तो 2 लाइनें आना शुरू हुई। एक नॉर्दर्न लाइन जो अरुणाचल प्रदेश का ऊपर वाला हिस्सा है, और फिर नीचे वाला हिस्सा। उसके बाद तो खैर ये प्रेजेंट सरकार ने फिर से गूगल को प्रेशराइज किया, और हिंदुस्तानी के नक्शों में वो सदर्न वाली लाइन नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये एक पहलू है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आता है। दूसरा जो आता है वो है पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर में। अभी इस पब्लिक ओपिनियन में 3 प्रकार की पब्लिक ओपिनियंस के ऊपर चीन एम्फेसिस दे रहा है। एक तो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, दूसरा जो उसकी घरेलू पब्लिक ओपिनियन है, और तीसरा जो है जो हिंदुस्तान की पब्लिक ओपिनियन है। तो इन तीनों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है अपने पब्लिक ओपिनियन वो, जिसको एक तरह से ये कहा जाए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ठीक है।
ठीक है। और अभी हम आते हैं तीसरे में, ये जो है लीगल वॉरफेयर। अभी आज ही एक चीन के स्कॉलर ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो हमने नेम्स किए हैं, इट इज टू लीगलाइज आवर पोजीशन। उन्होंने साफ टू लीगलाइज वेयर? इट इज टू लीगलाइज दिस। उन्होंने कहा कि इसको जो उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही हमारी टेरिटरी है, हमने लेकिन अच्छा, इसको हमने अभी legalize- लीगल बेसिस देना है, इसलिए हमने ये नाम दिए हैं। हाँ, अभी आप ये कहा है उन्होंने, देखिए बिल्कुल, हाँ। इस प्रकार की हरकत से अभी देखिए अभी क्या होता है। अभी उन्होंने सभी जगह को बता देना है, देखिए ये तो हमारी टेरिटरी है। और ये सब इंटरनेशनल कैपिटल्स में पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर के तहत उन्होंने कहना कि ये जो जैसे एक तो हमें सबसे पहले तो बुमला है जहां पर बॉर्डर मीटिंग्स होती रहती हैं। हाँ। एक तो वो किया है, और दूसरा नमकाचू का भी नाम चेंज हो गया है, जहां पर युद्ध हुआ था 62 का जो शुरू हुआ था। तो ये 2 और 4 और नाम है, उनके नाम लेने में थोड़ी सी मुझे परेशानी होती है, बट ये टोटल 6 नाम है। तो अभी उसके बाद जाके उसने अपनी पब्लिक ओपिनियन को भी बता देना है, और उसके बाद ये शक हिंदुस्तान की पब्लिक ओपिनियन में भी डाल देना है कि उसका केस जस्टिफाइड है। अब जाके फर्ज करो अगर 10 या 15 साल के बाद युद्ध होता है, तो उसको युद्ध करने के लिए एक लीगल बेसिस मिल जाता है। नहीं, पर सर ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। ना मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन लीगल बेस की बात, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात, ये लीगलिटी की बात वो कर रहे हैं, पर ये लीगलिटी किस बेसिस पर? कल को इंडिया दिल्ली का नाम रख दें वो। बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे लगता है कि कोई लीगल बेसिस वो कहने की बात है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो जनरल साहब ने कहा है 3 वॉरफेयर्स, क्या आपने 3 वॉरफेयर्स, ये एक बहुत गंभीर बात है। और लोगों ने इस पर बहुत गौर किया है, अपने थिंक टैंक्स वगैरह में लोगों ने सोचा है कि इसके मायने क्या है। इससे लगता है कि वॉरफेयर का कोई अंत ही नहीं है इसमें। जी हाँ। एक नहीं चल रहा है तो दूसरी तरफ यानी व्हाट शुड बी से द क्लेम्स और कोशिश जो होगी, जो लगातार रहेगी, वो खत्म पर नहीं पहुंच पाएगी जब तक चीन की पूरी जीत उसमें नहीं हो जाए, और लोगों ने मानी नहीं। Okay. तो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस टू कोप विद। एक चीज और, मैं जो कि आप समझ रहे हैं, इसको लेकर इतना पॉजिटिव होना, इतना एग्रेसिव होना, खासकर उस एरिया में रहना, और यहां तक है कि एक वहां के किसी एक सीनियर डिप्लोमेट ने यहां तक कहा था, एक हालांकि अनऑफिशियली कहा कि अगर आप तवांग वाला एरिया अगर छोड़ देते हैं तो हम अक्साई चीन का एरिया में कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। मतलब वो बार्टर वाली स्थिति में भी है वो। देखिए, ये जो चीन की जो अपनी पुरानी शैली है और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में जो कम्युनिस्ट वॉरफेयर है, ये उसका ही रिफ्लेक्शन है। सौदेबाजी करेंगे किस पर? हमारी जगह पर। पहले अक्साई चीन पर उनका कब्जा हुआ, तो हाँ। अब इस पर दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अक्साई चीन तुमको दे सकते हैं, जैसे कि अपनी जेब से कुछ दे रहे हैं। है ना? वो एक तो ये वाली बात है। दूसरा, ये जो अभी जो उन्होंने कदम उठाया है, अगर आप हिस्ट्री में देखें, उन्होंने इससे पहले बिल्कुल ऐसे ही काम किया। तिब्बत पर जब उन्होंने कब्जा किया तो उसको उन्होंने झट से नाम दे दिया शीजांग। शीजांग दिया। लेकिन जो वर्ल्ड लिटरेचर है उसमें तिब्बत बरसों से, सेंचुरीज से चल रहा था, तिब्बत चल रहा था, है ना? यात्री गए वहां पर, वो सेंचुरी से है मामला। हाँ, वो बड़ा पुराना है। फिर दलाई लामा का नाम है, दुनिया भर में हर कोई जानता है। तो चीन ने सारी जोर लगा लिया। तो शीजांग जो है वो सिवाय अपने चीनी अखबारों के, वो भी चाइनीज लैंग्वेज के अखबारों के, उससे बाहर नहीं आ पाया। उनके अंग्रेजी अखबारों में आज भी तिब्बत लिखा जाता है ना? लेकिन ये उनकी चाल है नाम लेने का। तो अभी अगर आप मेरे पास, जब मैंने अरुणाचल की ये खबर पढ़ी तो मैं अपने नोट्स देख रहा था, तो बहुत सारी जगह हैं तिब्बत की जिसके उन्होंने जब कब्जा किया 1951 में कब्जा किया तिब्बत पर, और उसके बाद दलाई लामा 1959 में इधर भारत आ गए, तो तब से उनका टोटल कंट्रोल है। उसके बाद उन्होंने तिब्बत को रीऑर्गेनाइज किया। मीन्स कि तिब्बत की 3 प्रोविंस थी, ऊत्सांग, खम, आमदो। तीनों तकरीबन बराबर एरिया के थी। और ये जो टोटल एरिया है तिब्बत का, और अगर उसको शिंजियांग को भी मिला लिया जाए, वो ईस्टर्न तुर्किस्तान को, तो ये तिब्बत चाइना की जो मौजूदा एरिया है, और उसमें जो इनर मंगोलिया, उस पर भी इसी तरह कब्जा किया हुआ है। तो इनका एरिया आज के मौजूदा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के आधे से ज्यादा है। वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं चाइना के हाथ में इस वक्त, उनका 2/3 से ज्यादा इन तीनों एरिया में है। तो इससे उसकी पॉजिटिवनेस तो आप समझ सकते हैं।
लेकिन हुआ क्या कि तिब्बत पर जब उन्होंने कब्जा किया तो ये 2 प्रोविंसेस को उन्होंने वही गेम खेली। उसकी दूसरी डायमेंशन देखिए कि उन्होंने खम और आमदो को काट कर जो आसपास की चाइना की जो प्रोविंसेस हैं, सिचुआन, यूनान, चिंघाई और गांसू, ये इसके टुकड़े करके उनमें बांट दिया और बोले तिब्बत तो साहब यही है, इसको तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहते हैं, जो उत्सांग था। ओके। तो ये एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जनरल साहब ने कहा, ये उनकी नसों में है और वो इसी तरह लड़ते हैं। नाम बदल दीजिए जगहों के, इश्यूज बदल दीजिए, ये जो इस वक्त खेल हो रहा है ये उसी का हिस्सा है। और लेकिन ये भी है कि दुनिया ने इसको ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हैं। अब वो देखिए ना, जापान के साथ जो उन्होंने किया है, या दूसरे जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में तो वो इंटरनेशनल कोर्ट से भी मामला एक तरह से हार गए, लेकिन वहां उन्होंने जितने टापू हैं वो इलाकों के, उनका नाम भी बदला है, उनका नाम बदला, यानी चाइनीज कोस्ट से 1000 किलोमीटर दूर के टापू हैं, उनके नाम अपने चाइनीज वो रख रहे हैं। तो ये उनका तरीका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया मान जाएगी या चीन जो चाहेगा वही हो जाएगा। ओके। एक चीज़ और मैं आपसे छोटा सा रिएक्शन और लूँगा फिर आपसे भी कि क्या दलाई लामा को वहाँ जाना ये इंडियन डिप्लोमेसी का जो तिब्बत कार्ड इंडिया खेलता रहा है उसका एक हिस्सा था? क्या इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था या बड़ा वेल प्लान था? देखिए, एक बात हम नहीं भूलें कि एक बड़ा क्वालिटेटिव चेंज हुआ है 2014 में। सलमान हैदर साहब हमसे बेहतर जानते हैं, पहले की जो सरकारें रहीं उनका रिएक्ट करने का तरीका अलग था। ओके। अब की सरकार एक अलग आ गई है जो दूसरे ढंग से रिएक्ट करती है। तो दलाई लामा को अरुणाचल जाने देना जो है ये बड़ा साफ सुथरा सोचा समझा कदम ये था कि चीन विरोध करेगा तो हम नहीं मानने वाले, नहीं सुनने वाले। ये इस तरह, ऐसा नहीं कि दलाई लामा जी को तिब्बत भारत सरकार ने कहा कि तुम जाओ वहाँ, जाओ वहाँ, ऐसा नहीं है। दलाई लामा जाना चाहते हैं, उनकी कल्चर है वहाँ पर, उनकी मोनेस्ट्री बड़ी अच्छी लाखों लोग हैं, दुनिया की सबसे अच्छी मोनेस्ट्रीज में से है, और अरुणाचल के लोगों का अधिकार है अपने धार्मिक नेता को सुनने का, मिलने का। लेकिन ये जो इससे पहले मैं जो कह रहा था क्वालिटेटिव चेंज हुआ है वो ये है कि जिस दिन मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण किया, आप नोट कीजिए कि भारत के आसपास के सब राष्ट्राध्यक्षों को, हेड ऑफ स्टेट्स को इनवाइट किया गया, चाइना को नहीं किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो एरेना था जिसमें वो बैठे थे, हेड ऑफ स्टेट्स बैठे हुए थे, उसमें धर्मशाला में तिब्बत की जो निर्वाचित सरकार के उसके निर्वाचित प्रधानमंत्री भी थे। ये कोई छोटा सिग्नल नहीं है, है ना। एक वो उसने सिग्नल दिया। शी जिनपिंग जब बड़े जिस वजह से भी आए यहाँ, आते ही उन्होंने अंदाज किया कि लद्दाख में जो चीनी सेना घुस आई। पहले कोई सरकार होती तो इसकी खबर भी ना छपने देती, लेकिन उसकी खबर भी छपी और भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, पब्लिक में क्या हुआ वो तो उसकी बहुत बात नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग को बता दिया कि भाई साहब अगर यात्रा अपनी कल से जारी रखनी है तो आज रात को आपकी सेना वापस जानी चाहिए, नहीं तो कल सुबह आप भी जाइए। ओके। तो ये आज तक कभी नहीं हुआ इंडिया की हिस्ट्री में कि इस मौके, ऐसे मौके पर भारत अग्रेसिव रहा और चीन डिफेंसिव रहा। फौज उसने वापस बुलाई, राष्ट्रपति भवन में दलाई लामा गए, चीन ने बहुत परेशानी हुई, इंडिया ने कहा तो क्या हो गया, हमारे राष्ट्रपति का अधिकार है किसी से मिलने का, और वो तो नोबेल लॉरिएट है ना। फिर रिचर्ड वर्मा जो राजदूत अमेरिका थे, वो अरुणाचल जाना चाहते थे, चीन को बहुत परेशानी हुई, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि भैया हमारा देश है, हमारे देश में हमारे दोस्त देश का राजदूत है, कहीं भी जाए। सलमान, ये क्वालिटेटिव चेंज है। क्या ये डिप्लोमेसी के लेवल पर ये एक चेंज है? कैसे देखते हैं इसको? इसके जो भी प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं आमतौर पर, उसको आप कैसे नजर देखते हैं? देखिए, इस वक्त जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम चीन से ताल्लुकात अपने बिगाड़ें। हम समझते हैं कि हमारे देश का हित ये है कि उनसे दोस्ताने ताल्लुकात, ये पिक्चर हम देख रहे हैं, जी हाँ, वही बैठे हैं, दोनों लीडर बैठे हैं, क्या माने हुए जी। हमारी भी कोशिश है, उनकी भी कोशिश है कि जो मुश्किलात हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, और जो बने हुए ताल्लुकात हैं जिनसे उनका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसके मायने ये नहीं, जो आपने अभी सुना है, हमारे साथियों ने कहा बिल्कुल सही है कि हमने ये भी दिखाया है कि हम दबने के लिए तैयार नहीं हैं। जो हम समझते हैं कि हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो हम समझते हैं कि जो सही बात है, उससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इससे ये मायने नहीं कि हम झगड़े पर तुले हुए हैं। ठीक है।
तो ये एक किस्म का एक एक्टिविटी आ गई है बायलैटरल रिलेशंस में। लेकिन सर जैसे अगर हम चाइनीज पॉइंट से भी सोचें तो इंडिया की तरफ से प्रोवोकेशन एक या दो ही दिखाई देते हैं। अगर हम चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें कि दलाई लामा को आप थोड़ा सा मूवमेंट कराते हैं, या साउथ चाइना सी में जाकर आप अमेरिका के साथ या बाकी देशों के साथ कोई नेवल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन चाइना की तरफ से ज़्यादा प्रोवोकेशन है। वो रीनेमिंग है, वो स्टेपल वीज़ा है, वो मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान के साथ जो सी पैक वाला जो पूरा है वो है, वो उधर से प्रोवोकेशन ज़्यादा है। फिर वो ये हाँ परेश बरुआ है, या फिर तमाम इस तरह की वो प्रोवोकेशन ज़्यादा, और फिर वो डिक्टेट भी करें कि हमारे साथ आप अच्छे संबंध रखिए, हमारा और आपका जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा है, बहुत $1 बिलियन का है। तो ये भी तो प्रोवोकेशन उनकी तरफ से ज़्यादा है। मतलब सही बात है, लेकिन एक और चीज़ हमें सोचनी चाहिए। इस वक्त वी आर इन पोजेशन, अरुणाचल में हम हैं, हमें कोई खिसका नहीं सकता है। ओके, अगर वो कुछ गड़बड़ करना चाहें हम तो नहीं करेंगे, वो करेंगे, ये तो जाहिर बात है। और ये अरुणाचल क्षेत्र में आपने वो तवांग एरिया, तवांग, हाँ जी, उसके लिए तो इसमें वो आप चाहते हैं उनकी एक्टिविटी जो है, जनरल साहब तवांग में रह चुके हैं, तो वो तो टुकड़ा टुकड़ा जानते होंगे उस एरिया का। हाँ, एरिया का। तो तवांग जो है इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी वहाँ 6th दलाई लामा वहाँ से आए थे, उनका मॉनेस्ट्री का आपने उसका जिक्र किया था। इसकी इट इज़ अ वेल नोन पार्ट ऑफ टिबेट। अब अगर वो चाहते हैं कि वो अपना कब्जा करें या उसमें अपना दखल दें, तो उन्हें हमें खिसकाने की कोशिश करनी होगी। तो एग्रेशन जो है, एग्रेशन इज टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, लेकिन एक्टिविटी जो है उनकी तरफ से होगी, हमारी तरफ से नहीं। हम तो बैठे हैं। ओके, ये जो बैठे हैं वाली बात, और कुछ पिछले 2-3 सालों में जो इंडियन गवर्नमेंट ने या प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जिस तरह से किया है तवांग में, अगर हम डिफेंस के एंगल से देखें तो कितना है, क्योंकि वो एरिया बेस पर एक ज़माने में बड़ा टफ माना जाता था कि रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, आपके संग एयर के संग ही जा सकते हैं आप। अभी क्या सिचुएशन बदली है? एक चीज़ मेरे ख्याल कहना बिल्कुल ज़रूरी है। फिर अभी तक भी अरुणाचल प्रदेश में जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है, और ये इसलिए नहीं क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार है इसने कुछ नहीं किया है, ये इसलिए है क्योंकि 1900 इंडिपेंडेंस के टाइम से आज तक यहाँ पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। अभी जाके कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें एक दिन में बनती नहीं है। मेरे अपने ख्याल से काफ़ी समय लगेगा इसको, और इसको करना बहुत ज़रूरी है। क्या उस दौरान ये कहा जाता था कि वो एरिया हो, चाहे अरुणाचल का ये एरिया हो या फिर लद्दाख में का एरिया हो, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादातर जो डेवलपमेंट के काम है इसलिए नहीं कराती थी क्योंकि वो लोग विरोध करते थे आके, वो या तो रोड बनाना बंद करा देते थे? मेरे ख्याल से एक डिफेंसिव माइंडसेट यहाँ पर क्या हुआ, मेरे अपने हो सकता है मैं गलत हूँ, अच्छा, इसके ऊपर मैंने वो नहीं किया है, लेकिन मेरे अपने ख्याल से इंडिया का जो माइंडसेट था वो डिफेंसिव था, और हमने वहाँ पर डेवलपमेंट इसलिए नहीं की ताकि अगर चीन की तरफ से अग्रेशन होता है तो वो इससे आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अच्छा, आप रोड ऐसा मत बनाइए, उनको रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम रोड बनाएंगे तो ये रोड ठीक है, अरुणाचल में तो जा सकता है, लेकिन ये ल्हासा में भी जा सकता है और बीजिंग तक पहुंच सकता है। तो अगर आप सोच बदली करोगे तो रोड जो है वो सेना को दोनों तरफ ले जाते हैं। चलिए सोच वो जो नज़रिया है इसमें ये बड़ा रोचक बात है। 1992 में जब तिब्बत और इंडिया की तरफ, यानी तब कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया का बार्टर ट्रेड शुरू हुआ दोबारा 30 साल बाद, 1962 में बंद हो गया था, चीन और तिब्बत और भारत के बीच होता था। जब वो शुरू हुआ तो संयोग से उन दिनों में मैं इंडिया टुडे में था, तो मैं उस बार्टर ट्रेड को कवर करने के लिए गया। तो वहाँ जाकर मैं हैरान हुआ कि धारचूला के बाद मुझे 6 दिन पैदल एक डायरेक्शन में चलना पड़ा अपने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, और जब मैं चल रहा था तो फौज के खच्चर भी और फौजी भी अपने कंधों पर सामान लेकर जा रहे थे। 6 दिन की दूरी तक हमारे पास सड़क नहीं है, हमारा जो बॉर्डर पोस्ट है। जी हाँ, और वहाँ पहुँचते ही वहाँ से 150 मीटर दूर, मतलब पत्थर भी उससे ज़्यादा दूर जाएगा, हाईवे है। उनके पास टोयोटा कारें भी थीं और उनके बढ़िया गाड़ियां भी थीं अफसरों के पास, और हमारे पास ये स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो माइंडसेट जनरल साहब ने कहा, ये बदकिस्मती से हम डिफेंसिव नहीं, हम दब्बू रहे हैं। डिफेंसिव तो फिर भी अपनी रक्षा करता है, दब्बू जो है वो दुम दुबा के बैठ जाता है।
भारत की सरकारों ने बदकिस्मती से नेहरू जी के बाद लगातार 50 साल जो दब्बू नजरिया बनाया, उस वजह से चीन ने आपको इज्जत देने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। ये अभी धीरे धीरे आएगा। अभी उन्होंने मोदी सरकार को देखा है, अगले 5 साल 10 साल में फिर आप देखिए उसी चीन का नजरिया बहुत बदलेगा हिंदुस्तान की तरफ। ठीक है, इस पर और आगे बहस करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। तो अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के चीनी भाषा में नाम घोषित कर लेने का मतलब क्या है, और ये ऐसे समय में हो रहा है जबकि अगले कुछ महीनों तक चलने वाली ब्रिक्स मंत्री समूहों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत सरकार के कई मंत्रियों को चीन के दौरे पर जाना है। हालांकि चीन ये भी चाहता होगा कि भारत कम से कम अपने किसी अधिकारी को प्रतिनिधि के तौर पर अगले महीने होने वाले वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन में भेजे। इसके मायने क्या निकल सकते हैं और भारत की तरफ से विरोध क्या हो सकता है, लेकिन चर्चा ब्रेक में जाने से पहले ये कि आखिरकार दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद ये स्थिति बनी और ये ऐसा एक्सपेक्टेड लग रहा था। लेकिन दलाई लामा इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? दलाई लामा का एग्जिस्टेंस उनके लिए इतना क्यों करता है, और क्या चूंकि अब दलाई लामा की उम्र हो चली है, नेक्स्ट दलाई लामा का जो प्रोसेस है उस पर भी चीन की नज़र होगी, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चीन ने जब से तिब्बत पर कब्जा किया 1951 में, तब से उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये रही है, उसने तिब्बत को तो जीत लिया फौज से, इसमें कोई शक नहीं है। जितना उसका कंट्रोल आज है, मैं तिब्बत की कई यात्राएं की हैं, जो कंट्रोल चाइना का आज तिब्बत पर है वो आज से 50 साल पहले नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन चीन की असली समस्या यह है कि उसने तिब्बत की ज़मीन जीत ली, लोगों का दिल नहीं जीता। तो जो तिब्बती हैं जिनकी टोटल संख्या 60 लाख के करीब थी 1959 में, उनमें से 12 लाख तो मर चुके हैं अलग अलग कारणों से, लेकिन ये माना जाता है कि या तो वो डायरेक्टली चीन के अत्याचारों से मरे या फिर चीन की पॉलिटिकल गलत नीतियों की वजह से उनके साथ हुआ। लेकिन तिब्बत चाइना उसको जीत नहीं पाया। 1951 से 1959 तक बहुत दिलासे दिए चीन ने कि हम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है, ध्यान रखेंगे, और नहीं रखा ध्यान। वहाँ बगावत हुई, दलाई लामा को भाग कर आना पड़ा। 80,000 लोग चीन की गोलियों चीनियों से ने मार डाले उस बगावत को कुचलने के लिए। तब से दलाई लामा यहाँ है। तो 1959 के बाद जो 1979 तक चीन तिब्बत के बीच ये चलता रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने हर तरह से कोशिश की। उनका ये सोचना था कि टिबेटन में से रिलीजन निकाल दिए, यानी टिबेटन माइनस रिलीजन इज इक्वल टू नो, इज ए ग्रेट चाइनीज पैट्रियट। ये इस फार्मूले पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने तिब्बत की जो संस्कृति को नष्ट किया, धर्म को नष्ट किया, समाज के ऊपर वो सारी पाबंदियां लगाई, लेकिन हुआ नहीं। 1979 में तब तक जो चीन के फौजी और वो जो पॉलिटिकल ऑफिसर बैठे हुए थे तिब्बत में, वो रोज रिपोर्ट भेजते रहे बीजिंग को, सब खुश है, सब बढ़िया है, हर कोई माओ के गुण गा रहा है, देंग जियाओपिंग के गुण गा रहा है, टिबेटन्स आर हैप्पी। लेकिन जब 1979 में एक बहुत बड़ी बगावत हुई, तब जाकर चाइना को समझा कोई गड़बड़ है। उस पहले तब तक उनकी पॉलिसी थी दमन करके तिब्बतियों का कंट्रोल करना। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पॉलिसी बदली है कि ना, अब पॉलिसी है कि तिब्बतियों ये उसके रिलीजन पर कब्जा करो, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि दलाई लामा में जो आस्था है आम तिब्बती की वो इतनी गहरी है कि फौज क्या और लालच क्या और कुछ भी नहीं, उसको हटा नहीं सकते। ठीक है। तब से वो कोशिश कर रहे हैं पंचन लामा को। उसके बाद उन्होंने पॉलिसी बनाई कि खुद अपॉइंट पंचन लामा को, कर्मापा को, जो उनके अवतार खोजे, और कमेटियां बनाई जिसका हेड कौन है, कम्युनिस्ट लीडर है। अब नया अवतार खोजने का, तो वो कामयाब नहीं रहा। अब जो है उनकी कोशिश ये है कि क्योंकि दलाई लामा सेंट्रल पिवटल पोजीशन रखते हैं तिब्बत के सवाल पर, और उनके नाम पर तिब्बत को समझा जाता है लोगों के। अब वो कोशिश है उनकी कि ये दलाई लामा जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद नया दलाई लामा हम अपॉइंट करेंगे। ठीक है। तो वो ये उसकी उस कोशिश में वो इस दलाई लामा को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, और ये उसी कोशिश थी अरुणाचल में कि तुम जाओ मत। अच्छा। ताकि तुम्हें वहाँ लोग ना देखें, और तुम्हारी यही कोशिश उन्होंने कनाडा में की, अमेरिका में की, सरकारों को हुक्म दिया कि भाई दलाई लामा से मत मिलना।
लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। क्या ये पॉलिसी के तौर पर ठीक हो सकता है कि दलाई लामा न सिर्फ एक घोषित करें या इसमें एक एक्टिव पार्ट लें कि नेक्स्ट दलाई लामा भी तैयार हो, जिसमें कम से कम चीन का इन्फ्लुएंस न हो? इंडिया का रोल क्या आप ऐसा हो सकता है? क्या देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें इंडिया का रोल नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ दलाई लामा का ही रोल होगा। ये तो इंडिया तो इसमें इसके ऊपर मेरे अपने विचार से इनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये तिब्बत, जो तिब्बत के जो इनकी हेडक्वार्टर्स है मैक्लियोडगंज में, धर्मशाला से ऊपर मैक्लियोडगंज में, हाँ, वो अपना विचार खुद करेंगे और दलाई लामा खुद अपना विचार करेगा। ओके। और मेरे अपने ख्याल से ये सही रास्ता होगा कि आगे किस प्रकार से बढ़ना है, ये तिब्बतन के ऊपर भी वो खुद करे, उसमें लेजिटिमेसी ज़्यादा है। ठीक है। और अगर कोई इस प्रकार से देखा जाए कि हिंदुस्तान का हाथ है, वो लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। जिस प्रकार से चीन जो भी कार्रवाई करेगा, अगर वो जबरदस्ती से करेगा, उनकी लेजिटिमेसी नहीं है। ओके। उन्होंने जो कर्मप्पा वगैरह जो नॉमिनेट किए हैं, हाँ, उनकी लेजिटिमेसी एक्सेप्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी नहीं हो पाई। पीपल ऑफ टिबेट नहीं हो पाई, नहीं हो रही है, पंचनामा के नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है। लेकिन सलमान सर, एक चीज है कि वी हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग द तिब्बत रोल थ्रू दलाई लामा। ये तो चाइना की तरफ से तो एक हमेशा एक एक्यूजेशन रहा है कि आप उनको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये इससे जैसे आपने पहले भी कहा था कि वो डाइवर्शन सा होता है कि जो उनकी परेशानियां हैं अंदरूनी, वो वक्तन फवक्तन हम पर वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असलियत ये है कि हमने कभी तिब्बत कार्ड नहीं खेला है। ओके। शुरू से हमने वन चाइना पॉलिसी मानी है और हमने तिब्बत को चीन का एक हिस्सा माना है शुरू से। ओके। वी हैव नेवर बीन टेम्प्टेड टू प्ले द तिब्बत कार्ड। ओके। अब चूंकि क्या इसका काउंटर क्या हो सकता है, इसमें जाऊँ इससे पहले एक रिएक्शन आपका भी कि उधर ग्वादर पोर्ट जो कि सीपैक वाला बन रहा है, उसको एक चाइनीज कंपनी को 40 साल के लिए दे दिया है। बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि ये इस मूव को कैसे देखते हैं, क्योंकि फिर इंडिया को आप दोनों तरफ से देखिए, ये बड़ी मजेदार है। चाइना ने एक साथ 2 स्टैंड लिए हैं थोड़े से कुछ घंटों के गैप में। पहला, अरुणाचल के ऊपर दावा करते हुए उन्होंने अरुणाचल के शहरों के नाम अपनी मर्जी से रखे, चीनी नाम। हालांकि वो चीनी नाम नहीं, वो तिब्बती नाम रखे उन्होंने, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन चाइनीज रखा। ठीक है। उन्होंने उसके बाद क्या किया, उसी सांस में वो ग्वादर जो पोर्ट है, जो बिजनेस पोर्ट, ट्रेड पोर्ट तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा वो नेवल पोर्ट होगा, है ना। चाइना ने उसको बनाया, चाइना के पैसे से बना, तो वो उसकी जो कंट्रोल मिल गया चाइना को, वो लास्ट एंड है उस सीपैक का, जो कॉरिडोर है, आर्थिक कॉरिडोर है चाइना और पाकिस्तान के बीच। ये एक तरफ तो वो ये जो रास्ता आ रहा है सीपैक का, वो आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान से और जो आज़ाद कश्मीर जिसको वो कहते हैं, और ये दोनों एरिया क्या हैं, ये भारत के हैं, जिन पर तिब्बत का गैरकानूनी कब्जा है। एक तरफ तो वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया का, उसमें पाकिस्तान के साथ बिना हिंदुस्तान की मर्जी से सड़क बनाता है और वहां ग्वादर तक पहुंचता है, उसको उसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखती। और उसको यहाँ लग रहा है कि अरुणाचल में था, ये आप क्या कर रहे हो, दलाई लामा को आने दे रहे हो। तो ये जो दोगलापन है ना सोच का चीन का, ये उसको महंगा भी पड़ता है। चीन दादागिरी तो कर सकता है इस दोगलेपन को के वजह से, लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं है। जब वो इसका एक साथ कुछ घंटों के अंतर पर 2 फैसले सुनते हैं, लोग कहते हैं कि ये कैसा देश है, ये एक तरह की बात क्यों नहीं कर सकता है। तो क्रेडिबिलिटी का जो गैप है चाइना का, उसने और बढ़ाया है ग्वादर को अपने हाथ में लेकर। लेकिन ये तय है कि साहब, ग्वादर हमारे लिए बहुत सेंसिटिव मामला है। आपने 1965-71 की वॉर देखी, इंडिया की नेवल डोमिनेंस थी वेस्टर्न कोस्ट पर, उसको ग्वादर बनते ही हमारी डोमिनेंस खत्म हो गई, कमजोर पड़ गई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो भारत को अब ये जरूरी है कि जिस तरह वो अरुणाचल पर शोर मचा रहा है ना, भारत को कल सुबह ये बयान देना चाहिए कि नंबर 1, हम अगर तुम कह रहे हो वो शहर बनाने हैं, तो ठीक है, हम भी कल से भारत इंडिया चाइना बॉर्डर को नहीं, हम उसको भारत तिब्बत बॉर्डर कहेंगे। ओके। ये सवाल भारत उठाए, वो भी जवाब है, कोई हम उस पर झगड़ा तो कर नहीं रहे हैं, बयान ही देना है ना, दीजिए ये। दूसरा ये कहिए कि ये जो आपका सीपैक है, इट्स इलीगल, अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि हमारे एरिया में से जा रहा है, जब तक हमसे नेगोशिएट नहीं करोगे इसको हम चलने नहीं देंगे।
ओके। तो ये कदम भारत उठाए तो चीन को समझ में आएगा कि यहाँ जवाब तो फिर उल्टा पड़ रहा है। मैं आपके पास आऊँ, लेकिन एक सवाल आपसे सलमान सर, क्या आपको लगता है कि सीपैक के पर इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट का जो संभवतः एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो स्टैंड होना चाहिए, हो चुका है, वो उतना स्ट्रांगली नहीं रहा है, वो संभवतः वर्ल्ड कम्युनिटी को और कितना स्ट्रांग हो सकता है। ओके। वो हमारी पोजीशन जो है शुरू से आज़ादी के वक्त से ये पाकिस्तान ने जो गैर कानूनी कब्जा किया है इधर कश्मीर पर, पीओके पर, उस पर हम हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हैं। और यहाँ जो ये रोड जो उन्होंने बनाई है उधर ग्वादर की तरफ, हमने साफ फैसला किया है और बताया भी है, दुनिया को बताया है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे और हमारी कोशिश उसके खिलाफ रहेगी। ओके। तो इससे मुझे लगता है कि इसे और बढ़ाने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है और इसे एक इशू हमने वो फ्लैग कर दिया है। हमारी पोजीशन जो है उसमें कोई शक नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हम अब दखल देना चाहें कि कोई फिजिकल एक्शन ले, मुझे लगता है ये ज़रूरत से ज़्यादा है। ओके। आप कैसे देखेंगे, और ये क्या मतलब जो खासकर स्ट्रैटेजिकली कितना, अब चूंकि अभी ये धीमे धीमे ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, फिर मान लीजिए तो ये कितना भारत के लिए खतरा हो सकता है? एक स्टेटमेंट आपको और भी याद होगा कि पाकिस्तान के किसी बड़े जनरल ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, और उनका तो दावा ये था कि अगर ये ज्वाइन करते हैं तो बड़ा फायदा होगा और संभवतः एक गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, जो पाकिस्तान के जनरल ने ये स्टेटमेंट दिया है, उसने स्टेटमेंट के बाद ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, वो तो खैर नहीं आया। वो तो खैर उन्होंने वैसे ही एक जनरल शगुफा छोड़ दिया, वो छोड़ दिया है कि अभी देखते हैं कि हिंदुस्तान का रिएक्शन क्या होगा। नहीं, देखिए, जहाँ तक सीपैक है, हिंदुस्तान, भारत इसके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि एक अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, हम जो गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम उसको लीगल स्टेटस दे देते हैं, और वो हम दे नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे सलमान हैदर साहब ने अभी बताया है, हमारा स्टैंड वहां पर बिल्कुल कंसिस्टेंट है। ये हमारी जमीन है जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ पाकिस्तान ने, और ये हमारे इंटरेस्ट के विरुद्ध है। ठीक है। तो इंडिया को सीपैक ज्वाइन करने में ज्वाइन कभी नहीं करेगा। ओके। ये पॉलिटिकल एक पोजीशन भी है एक, हाँ, लेकिन इसके ऊपर मेरे नहीं ख्याल है कि हिंदुस्तान को इसमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपका फिर कश्मीर के ऊपर जो स्टैंड है वो बिल्कुल वीक हो जाता है जब तक कि ये पूरे बॉर्डर का एक पक्का समझौता और इंटरनेशनल बॉर्डर ना बन जाए। जिस प्रकार से भी अगर इंडिया और पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में जो भी सोल्यूशन होता है वो बन जाए। एक तो ये है। दूसरा, जहां तक ये सीपैक है, मेरे अपने विचार से चीन भी ये समझता है कि ये इस प्रकार से आगे नहीं जाएगा। अच्छा। जब तक इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा ये आगे जाने वाला नहीं है। इसलिए चीन भी चाहता है कि इंडिया सपोर्ट करे, लेकिन इंडिया इस पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर ये सपोर्ट नहीं देने वाला है। इसमें तीसरी चीज नहीं, तो इंडिया के सपोर्ट से और उसकी ऑपरेशन में क्या आपको लगता है फर्क पड़ेगा? वो इतना पैसा लगाने को तैयार हैं, लगा रहे हैं पैसा, ग्वादर पोर्ट पर अलग लग रहा है, इसका तो तकरीबन 42-46 बिलियन डॉलर का फर्ज करो। नहीं, अभी मैं अभी इंडिया की तरफ से देखता हूँ। फर्ज करो एक सड़क बन गई है, अभी इंडिया को सड़क से क्या लेना देना? सड़क बन गई है, अगर हमने इस्तेमाल करनी है हम फिर भी करेंगे। अगर उसमें इंडियन गुड्स जाएंगे वो तो फिर भी जाएंगे। हमें उसके स्कीम के ऊपर शामिल होना या उसके साथ कोऑपरेट करना कोई जरूरी नहीं है। एक बार एक पोर्ट अगर बन गया है, फर्ज कर अगर ग्वादर में ही पोर्ट बन गया है और वहां पर इंडियन गुड्स ऑफलोड होने हैं, अगर हम इस सीपैक में शामिल है या नहीं है, वो तो फिर भी उधर चाबहार से भी जाएंगे। तो इस प्रकार से इंडिया को कोई फायदा नहीं है इस सीपैक को जाने के लिए। लेकिन मेरे अगर आप थोड़ा और गहराई पे सोचेंगे, मेरे ख्याल से चीन को भी लगता है कि ये कॉरिडोर दूसरे तरीके से अभी आगे जाने वाला नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान में अभी डिस्टर्बेंसेस शुरू हो रहे हैं, वो इसमें खुश नहीं है, क्योंकि उनकी जमीन जा रही है। बलूचिस्तान में उधर बलूचिस्तान भी नहीं, मैं गिलगित बाल्टिस्तान की पहले बात कर रहा हूं। यू सी, पानी उनका है, जमीन उनकी है, डैम्स उधर बन रहे हैं, और फायदा जो है वो पंजाब और बाकियों को जा रहा है, इनको नहीं जा रहा है। दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स इन दिस सिस्टम। कंटेंशन है वहां पे। दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स इन दिस सिस्टम। दूसरा, अगर आप उसके नीचे जाओ, इस पूरे कॉरिडोर को जो पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है, ये जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा से और फिर जा रहा है बलूचिस्तान में। और वहां पर इंसर्जेंसी अगले
20 या 30 साल तक समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई एक दूसरे के वहां पर भी इट इज नॉट सिंपल टेररिस्ट वॉर, इट इज अ रिलीजियस वॉर। तो पाकिस्तान में भी जो युद्ध हो रहा है इट इज फॉर शरिया। जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तालिबान लड़ाई लड़ रहा है वो चाहता है कि पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ आ जाए। ये उनका बेसिक है लड़ाई। सेफ्टी ऑफ दिस रोड इज क्वेश्चनेबल। सेफ्टी ऑफ द रोड विल ऑलवेज बी एट अ क्वेश्चन। और यहां पर चीन ने एक बड़ी स्मार्ट चीज कर दी है, सेफ्टी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दी है। तो पाकिस्तान की सेना ने अभी तक बहुत सैनिक, एक अलग सी फौज खड़ी कर दी है इसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन ये रोड कभी, इतना लंबा रोड कभी सेफ नहीं रख सकेंगे ठीक है इस हालत में। लेकिन मेरा सवाल है कि क्यों फिर चाइना इसमें इन्वेस्ट इतना कर रहा है, जबकि सेफ्टी है, सेफ्टी क्वेश्चनेबल है इसकी, और मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही सवालों की है। ऐसा है, ये जो कहने को 45 अरब डॉलर की बात है वो कहने को है, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। बड़ा हिस्सा भी होना है। अभी चीन बहुत होशियार है, उसने क्या किया है कि अभी तक जितना भी पैसा लगाया है उसमें अपना काम निकाल लिया। उसकी असली ज़रूरत पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, उसकी ज़रूरत ये थी कि वो चाइना को, जो इधर जिसका कोई रिश्ता नहीं है अरेबियन सी से, गल्फ से और इंडियन ओशन से, उसने वहाँ अपना लिंक सीधा ले लिया है। सड़क मिल गई है उसको, वो जब चाहे वहाँ अरब सागर तक पहुँच सकता है, गल्फ तक पहुँच सकता है। जंग की लड़ाई सिचुएशन आए तो हिंदुस्तान के लिए और दूसरी सरकारों के लिए बहुत परेशानी कर सकता है। दुनिया के पेट्रोल की, जो तेल की मूवमेंट को रोक सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। उसको जो ज़रूरत थी उसने कर ली है। अब ये उम्मीद करना कि वो पाकिस्तान के लिए बाकी के जो बचे हुए 20-30 अरब डॉलर हैं वो खर्च करने वाला है, मुझे नहीं लगता चीन इतना आसानी से करेगा। उसने जो उसमें हासिल करना था वो कर लिया है, ग्वादर उसको मिल गया, अब कंट्रोल भी मिल गया है, रास्ता भी मिल गया है। तो अब ये खतरा भारत के लिए है। एक तरफ तो चीन ने उसको वेस्ट की तरफ से, एक और चीन आ गया, वहां पर आ गया, वरना तो चीन कहाँ, उधर शिनजियांग से इधर कहाँ आता, वो वहां तक आ गया। दूसरा हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान को सपोर्ट उसकी मिल रही है, तो पाकिस्तान की भी नेवल पोजीशन जो है इंडिया के मुकाबले बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अब चाइना ने जो हासिल करना था वो कर लिया, पाकिस्तान ने जो होना है उसकी उम्मीद कर रहा है, हिंदुस्तान को जो नुकसान होना था हो चुका है। और उसको कंट्रोल करना, रोकना अब ये हिंदुस्तान का काम है। उसमें गिलगित बाल्टिस्तान के लोग मदद करेंगे, बलोचिस्तान के लोग करेंगे, ये निर्भर करता है हम कितने होशियार हैं, हम उनके साथ कितना दोस्ती बना सकते हैं उसको। आप कितना एग्री करते हैं? और दूसरा, इमीडिएट रिएक्शन चाइना की इस मूव का, खास जैसे अरुणाचल का मान लीजिए मूव है, क्या होना चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पर? कुछ मिनिस्टर्स को जो यात्राएं, क्या उसको कॉल ऑफ करना चाहिए? किस तरह का होना चाहिए? देखिए, एक हद तक तो मैं सहमत हूँ अपने दोस्तों से, लेकिन मुझे लगता है कि ये होगा, जो हो रहा है, जो हमारी नज़र आ रहा है, ये कॉरिडोर जो बन रहा है, ये उसमें मुश्किलात तो हैं। हमारे एक्सपर्ट से उन्होंने बता दिया है हमें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसकी मायने ये नहीं है कि ये मामला बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब कंप्लीट होगा, ये होगा और आगे बढ़ेगा। इसमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ सड़क की बात नहीं है। सड़क तो जो स्ट्रेटेजिक लिंक है सड़क के जरिए, ये तो पुरानी बात है। ठीक है। और ये काराकोरम हाईवे है, जिससे हमारे फौजी लोग जो हैं वो ज्यादा समझेंगे कि इसके मायने क्या हुए, और चीन और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं, स्ट्रेटेजिक रिश्ते, उन पर क्या असर होता है। तो वो तो, लेकिन इसके साथ साथ डेवलपमेंट का पर भी असर होगा कि कोशिश ये होगी कि, और अगर ये क्या कितने करोड़, कितने अरब, 42 या 45 बिलियन डॉलर, हाँ, ये जो है जिनकी बात हो रही है, रफ्ता रफ्ता आएंगे वो, इससे कि उनके इस्तेमाल से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फैक्ट्रीज बनेंगी, हर किस्म की चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट होगी। ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए एक मेन एक्सेस बन पाएगा। लेकिन इंडिया का रिएक्शन आमतौर पर, मतलब डिप्लोमेटिक रिएक्शंस क्या होना चाहिए? मतलब क्योंकि अगर आपने अभी कंटिन्यूटी जारी रखी तो एक तरह से आप जो रीनेमिंग का उनका प्रोसेस है उसको आप लेजिटिमाइज भी करोगे, तो क्या इंडिया को कुछ ऑफिशियली किसी तरह का रिएक्ट करना चाहिए इस पर? नहीं, रीनेमिंग पर तो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और वैसे हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन ने कुछ कहा भी था। बिल्कुल, हाँ। और काफी ठीक अंदाज से कहा ऑफिशियल स्पोक्समैन से। उन्होंने ये भी बताया कि अगर उन्होंने नाम बदल दिए तो
उन्होंने कब्जा तो नहीं किया नाम बदलने से। यानी एक हद तक यानी हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमारे जो पोजीशन है, जो हमारी स्थिति है वहाँ ग्राउंड पर, उस पर कोई खास असर नहीं हुआ, ना कभी होगा। ओके और भी कदम उठाया जा सकता है। आपके हिसाब से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, मतलब खासकर क्योंकि अगर चाइना दोनों तरफ से अगर घेर रहा है, तो क्या इसको अभी मानना चाहिए कि खाली पॉस्चरिंग है या फिर कुछ कदम होने चाहिए? इसी मेरे अपने ख्याल से अगले जो मिलिट्री सिचुएशन अगले 5 या 10 साल तक स्थिर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 प्रॉब्लम्स जो मैं फ्लैग करना चाहता हूँ। एक, जब आप जो कैपेबिलिटी है चीन की मिलिट्री की और इंडिया की मिलिट्री की, फिलहाल तक जो आज की स्थिति है और मेरे ख्याल से अगले 5 या 10 साल तक स्थिति है, कोई मैं प्रॉब्लम नहीं समझ सकता हूं, क्योंकि हमारी हालत बिल्कुल अभी ठीक है, हमारी कैपेसिटी ठीक है। ओके। लेकिन जिस प्रकार से चाइनीज का डिफेंस बजट बढ़ रहा है, जितना पैसा वो अपनी डिफेंस बजट में लगा रहे हैं और जितनी उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, ये बैलेंस बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाला है। शिफ्ट हो रहा है अभी शिफ्ट पिछले 10 सालों से और आज तक काफी शिफ्ट हो चुका है, और अगले 10 सालों में और कोई शिफ्ट हो जाएगा। ओके। और अगर ये इस प्रकार की स्थिति आ गई कि उनकी टोटल मिलिट्री डोमिनेंस हो जाए, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि एक बार पूरा मिलिट्री डोमिनेंस हो जाता है तो युद्ध के निशाने। But do you foresee any hope of conventional warfare, मतलब between the China and India? कन्वेंशनल, अगर मिलिट्री डिफरेंशियल दोनों देशों के बीच में इतना ज्यादा हो जाए कि चीन के ख्याल में वो ये कब्जा कर लें विद एक्सेप्टेबल लॉसेस। अच्छा, ओके। With acceptable losses, they will go in for the military option. But that is the first intervention which India must do. We must never allow our military capability to get eroded. तो आप जो हमारा जो पहला इंटरवेंशन है, जो उस इलाके, जो एक तो टेक्नोलॉजी में और दूसरा मिलिट्री कैपेसिटी में, वो जो ओवर द टिबेटन प्लेटो, वो कभी कम नहीं होना चाहिए, खास करके एयर कैपेबिलिटी और मिसाइल कैपेबिलिटी। ये तो पहला है। दूसरा, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो अभी है, अगर ये अगले 5 या 10 साल या 15 साल तक कायम रही, तो जैसे सलमान हैदर साहब ने पहले बताया, चीन का रवैया अपने आप ही बदल जाएगा। एक फाइनल कमेंट आपसे कि ये क्या हो सकता है, और भारत की तरफ से आपने कुछ बताया था कि कुछ कदम उठने चाहिए पॉलिटिकल लेवल पर। देखिए, मैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कदमों की बात करूंगा। फौजी वाले मेरा वो इलाका नहीं है। पहली बात, जो सीपैक को लेकर जो भारत का नजरिया है, वो थोड़ा क्लियर और स्ट्रांग होना चाहिए, लाउड होना चाहिए। भारत को क्लियरली बता देना चाहिए, पाकिस्तान को, चाइना को, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे इलाके से। ठीक है। दूसरा ये है कि चाइना ने जो कदम उठाया, ये बड़ा एग्रेसिव है, नामों का बदलना, हमारे घर आकर हमारे नामों को बदलना। हमें उसका जवाब देना चाहिए, और बड़ा आसान सा जवाब है। भारत सरकार कहे ठीक है, कल से देयर इज नो इंडिया चाइना बॉर्डर, इट इज इंडिया तिब्बत बॉर्डर। ट्रेडिशनली 4000 साल का बॉर्डर है, और उसमें पिछले 500-1000 साल में एक दिन के लिए भी 1 इंच पर भी चीनी फौज कभी नहीं रही। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा, तिब्बती रहे। पहले भारत तिब्बत सीमा घोषित किया जाए, इसको अपने आप चीन को समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। उसके बाद भारत को दलाई लामा की जो सिचुएशन है, उस पर फैसले करने चाहिए 1-2। हमने गांधी, जो क्या बोलते हैं हम, गांधी पीस अवार्ड जो देते हैं, है ना, बाकी सबको बाहर से लाकर हमने दे दिया। दलाई लामा, जिनको नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए, उनको अभी तक नहीं दिया। पहले ये दिया जाए, उसके 1 साल बाद हमने मदर तेरेसा को देखिए दिया भारत रत्न, हमने खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया, नेल्सन मंडेला को दिया, दलाई लामा को दे सकते हैं। तो क्यों नहीं दलाई लामा को? तो ये अगले 2 साल का एजेंडा भारत ये भी बना ले, तो चीन को पता लग जाए कि दलाई लामा के बारे में हम क्या सोचते हैं। और एक और कदम जो मुझे लगता है भारत ने इग्नोर किया हुआ है, चीन ने हमारे यहाँ खुराफात करने के लिए या अपना काम करने के लिए डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस में जो इस्तेमाल कर रहा है, उसके कॉन्सुलेट बॉम्बे में भी है, कलकत्ता में भी है ना, यहाँ एम्बेसी है। भारत को क्यों नहीं लासा में कॉन्सुलेट बनाने देना चाहिए? भारत को इस पर जोर लगा देना चाहिए। नहीं तो तुम उठाओ यहाँ से अपनी दुकान मद्रास, चेन्नई से और मुंबई से और कलकत्ता से उठाओ, हमें लासा में दोगे जो हमारे पास था पहले। अच्छा, 1951 से पहले था ना, जो हमने उसको सरेंडर किया। तो ये जब आप एग्रेसिव ये डिमांड करेंगे ना डिप्लोमेटिक, तो चीन को समझ में आएगा कि उसके पास लूज करने को भी बहुत कुछ है। और जब चीन जैसी ताकत को ये समझ आएगा कि भारत जो है आराम से मानने वाला नहीं है,
वो एकोमोडेटिंग होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, आपकी बात को सुनेगा। चलिए, अच्छा तो लग रहा है, साउंड्स गुड, लेकिन क्या भारत सरकार दिखा पाएगी? लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारत की सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि चीन ने एक तरह का प्रोवोकेशन किया है भारत के लिए। बहुत धन्यवाद जनरल ध्रुव कटोच आपका भी, और विजय सर आपका भी धन्यवाद, सलमान सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकमंच में इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।